हेलो दोस्तों। तो हम लोग जो कहाँ पर थे, सेट नंबर 1 पूरा फाइनल हो गया है। अब सेट नंबर 2 2025 का 324 IUI हल करना है। सेट नंबर 1 हो चुका है, जो नहीं देखें जाकर वीडियो देख सकते हैं। सेट नंबर 2 है 2025 का। कौन सा कोड है? 324 IUI, यही कोड है, दिख ही रहा होगा ये। और ये जो है सेट नंबर 1, ये तो पूरा हम हल करा चुके हैं। तो इसमें से देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, यदि f संबंधी r से r है तो फंक्शन है 3 - x³ का 1/3 द्वारा प्रदत्त है, तो f(of(x) बराबर होगा। तो इसका x आएगा। और देखो ये क्वेश्चन है, समुच्चय n में संबंध r निरंतर परिभाषित है। तो इसमें देखो जो x है y-3 है, और y जो है 3 से बड़ा है। तो y 3 से बड़ा तो सब में है, लेकिन x जो है इनमें 3 का अंतर है। तो देखो यहाँ पर 5 और 8 है, लेकिन यहाँ पर देखो 4 का अंतर, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ पर 4 का है, यहाँ पर 2 का, इसलिए यही सही है, 5 और 8। अब देखो ये है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो tan इनवर्स x आएगा। फिर बस वहाँ पर √3 और 1 लिमिट रखेंगे तो π/4 आएगा। अवकलज समीकरण की कोटि ज्ञात करना है। तो कोटि क्या होती है? देखो यहाँ पर 3 टाइम हुआ है, यहाँ पर 2 टाइम हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जहाँ पर डेरिवेटिव होता है वही कोटि होती है। कितनी बार हुआ है अवकलन? तो यहाँ पर 3 बार हुआ है, यानी कोटि 3 है। और यहाँ पर देखिए tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, इसका मान रखकर निकालना है। -3/2 आएगा। मैं यहाँ से अब देखो आप लोग को बताने जा रहा हूँ। 2 का क, ये देखो 1 नंबर का है, सेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान। देखो अब कैसे लगेगा। कौन सा हम कर रहे हैं? सेट 2 324 IUI 2025 का, ठीक है। अब देखो ये पहला क्वेश्चन क्या था, 2 का क। पहला क्वेश्चन है कि सेक इनवर्स -√2, सेक इनवर्स -√2। देखो जब भी सेक इनवर्स के अंदर अगर माइनस आ जाए तो हम पाई माइनस सेक इनवर्स √2 लिख देंगे बस। इसके बाद ही अगर यहाँ पर काश भी होगा तब भी होगा, अगर यहाँ पर साइन होगा तब नहीं होगा। तो अब यहाँ इतना हो गया पाई माइनस, अब √2 सेक में किसका मान होता है? तो √2 सेक में 45 का होता है, सेक इनवर्स सेक π/4 का। अब देखो सेक इनवर्स का रेंज में भी आ रहा है, इसलिए हट जाएगा, -π/4 आ जाएगा। यहाँ से LCM ले लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4π - π/4 क्या हो जाएगा, 3π/4। देखो ये क्वेश्चन को देखो, मतलब कम पाई ऐसे होता है, फार्मूला ऐसे होगा, साइन इनवर्स -x आ जाए तो यहाँ से माइनस बाहर ले लेते हैं। अगर यहीं पर tan हो जाए, tan इनवर्स -x, तो यहाँ से भी हम माइनस बाहर ले लेते हैं। अगर यहाँ पर cot आ जाए, नहीं अभी cosec का लिख देते हैं उसके बाद।
अगर यहीं पर आ जाए कॉस सेक कॉट तो इनका क्या होगा। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स कर देंगे यहाँ पर भी। बस यही यूज करेंगे, ये जिसको पता रहेगा ये कर देगा। और इसमें से हमेशा एक नंबर का क्वेश्चन आता है, तो फार्मूला सब लोग देख लेना। इसके बाद वाला क्वेश्चन लगाते हैं। इसके बाद वाला ख क्या बोल रहा है, फंक्शन दिया है x प्लस 5 x माइनस 5 x का मान 1 से बड़ा है। तो पूछा क्या है, x बराबर 1 पर सतत दिखाना है x बराबर 1 पर। देखो यही क्वेश्चन है ख वाला। तो इसे x बराबर 1 पर सतत दिखाना है, तो क्या लिखेंगे, x बराबर 1 पर पहले RHL निकालेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 1 प्लस h। अब बस ये इसमें देखना होता है कि ये जो फंक्शन है मतलब इसमें जाएगा कि इसमें। तो सबसे पहले हम राइट हैंड का निकाल रहे हैं, तो इसकी जो लिमिट होगी जो भी वह 1 से बड़ा होगा। तो देखो 1 से इसमें छोटा है और इसमें 1 से बड़ा है, और हम राइट हैंड का निकाल ले तो 1 से बड़ा वाला लेंगे, यानी x माइनस 5। बस यहीं पर रख दो, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 x की जगह क्या हो जाएगा 1 प्लस h हो जाएगा माइनस 5 इक्वल क्या होगा। अब यहाँ पर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और माइनस 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा -4। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, इसमें क्या होता है 1 माइनस h हो जाएगा। अब देखो लेफ्ट हैंड की बात हो रही है, यानी 1 से कम, तो 1 के बराबर या 1 से कम यहाँ पर है, इसलिए फंक्शन ये वाला लेंगे। ऐसे ही मतलब होता है। अब देखो x है तो x की जगह क्या है 1 माइनस h है प्लस 5। अब इसका क्या होगा, देखो 1 की जगह क्या, h की जगह 0 रखेंगे, तो यह क्या हो जाएगा 516 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर -4 आ गया, और हम x बराबर 1 देखेंगे, फंक्शन 1 पर क्या वैल्यू है, एक तो बराबर जिसमें होता है उसमें रखते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे x प्लस 5 की जगह 1 प्लस 5 6 आ रहा है। अगर यहाँ पर रख रहे हैं तो क्या आएगा -4 आ जाएगा, इसलिए तीनों अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं कि क्या, कि यह x बराबर 1 पर सतत नहीं है। क्या, देखो ये अलग आ रहे हैं, RHL नॉट इक्वल है LHL के, लेकिन F1 इक्वल है, ठीक। तो हम लिख देंगे कि x बराबर 1 पर सतत नहीं है, बस कुछ नहीं। अगर इक्वल आता तो हम कह देते कि सतत है। एक नंबर का था। अब ग वाला देखते हैं। ग वाला क्या दिया है, अवकल समीकरण d² y/dx² प्लस dy/dx प्लस y sin x इक्वल 0। इसमें क्या पूछा है, कोटि एवं घात। तो देखो कोटि उसकी ज्ञात करते हैं जिसका सबसे ज़्यादा यानी मैक्सिमम अवकलन हुआ हो। तो मैक्सिमम अवकलन यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 1 बार।
तो कोटि क्या लिखेंगे, आर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। अब जिसकी कोटि होती है उसकी उसी की पावर देखो क्या होगी, घात। तो जिसका सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव हुआ हो हम उसी पर घात देखते, तो इस पर घात कितनी है, 1, बस यही होगा। जितना ज़्यादा बार अवकलन हुआ होगा वही कोटि होगी, और उसी की जो भी पावर होगी वही घात कही जाएगी, और कुछ नहीं। 1 नंबर में है, बस इतना ही लिखना है, वो 1 नंबर मिल जाएगा जिसका सही लिखा गया। अब देखो घ वाला क्वेश्चन ठीक ठाक है। 2 बिंदु है, इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोची ज्ञात करना है, दिक् कोसाइन। तो दिक् कोसाइन कैसे ज्ञात करते हैं, देखो पहले क्या है, बिंदु -2 4 -5 और क्या है, और एक है 1 2 3 1 2 3। इसका हमको क्या ज्ञात करना है, दिक् कोज्या, डायरेक्शन को साइन ज्ञात करना है। तो हमको डायरेक्शन को साइन ज्ञात करने से पहले हमें दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियो पता होना चाहिए। तो डायरेक्शन रेशियो कैसे पता करेंगे, या तो इसे ऐसे कर लो, इसका पोजीशन वेक्टर लिख लो। मान लो यह ए है और यह बी है, तो हम ए बी बराबर क्या लिखते हैं, ओ बी माइनस ओ ए। ठीक, ओ बी ये है, ओ ए, तो इसमें से इसे घटा दो, तो 1 -2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 2 में 4 गया, क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और 3 -5 यानी 8 हो जाएगा। तो यह हमारा क्या है, ए बी। वैसे में से ऐसे लिख देते हैं, आई का जे का प्लस के का। ठीक, क्योंकि वेक्टर लगाए। तो अब देखो यहाँ से हम डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएगा, 3 -2 8 हो जाएगा। अब जब हमें डायरेक्शन रेशियो पता हो तो हम डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात होता है, इसके अपान में इसका अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 प्लस -2 का स्क्वायर +4 प्लस 8 का स्क्वायर 64। इसको हल करो, 9 4 13, 13 और 64 कितना हो जाएगा, 77। और एक दूसर का क्या हो जाएगा, -2 अपान रूट में यही आएगा, 9 4 16। तीसर का 8 अपान रूट में यही हो जाएगा, 9 4 64 है। तो ये 77 आ रहा है, यानी इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन। क्या, डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, 3 अपान रूट में 77। इसका हो जाएगा -2 अपान रूट में 77। इसका हो जाएगा 8 अपान रूट में 77। तो कुछ नहीं, इसमें सबसे पहले अगर डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करना होता है तो दिख नहीं रहा है, तो हम आंसर को ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर। क्या, दिक् कोज्या क्या आ जाएगी, 3 अपान के रूट में 77 -2 अपान रूट में 77 8 अपान रूट में 77। तो सबसे पहले जब भी हमें दिक् कोज्या ज्ञात करनी हो तो हमको डायरेक्शन रेशियो जरूरी है। डायरेक्शन रेशियो ज्ञात कर देंगे तो इसके अपान इन सब का अंडर रूट से डिवाइड कर देंगे, और इसमें भी बस हो जाता है। डायरेक्शन कोज्या ज्ञात करने के लिए हमें डायरेक्शन रेशियो की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं रहेगा तो नहीं हो पाएगा। सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, फिर उसके बाद डायरेक्शन कोज्या। अब अंगा वाला क्वेश्चन क्या है, पीए दिया है 0.3, पीबी दे दिया है
0.4, तो पी ए अपन बी ज्ञात करना है। और इसमें देखो क्या बोला है, ए तथा बी स्वतंत्र घटना है। देखो ये क्वेश्चन है, दिख रहा है। तो बोला है कि ए और बी स्वतंत्र घटना है। यदि ए और बी स्वतंत्र घटना होगी तो पी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी हो जाएगा। अगर स्वतंत्र घटना हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, पी ए अपन पी बी हो जाएगा। बस ये हमें चाह रहा है, तो इसके बराबर क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा अपन नीचे वाला पी बी। यही हमारा फार्मूला होता है, यही हमें ज्ञात करना है। तो इसके जगह हम ये लिख देंगे क्या, पी ए इंटू पी बी डिवाइड में पी बी। पी बी कट जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, पी ए। और पी ए की वैल्यू क्या है, 0.3। तो यही हमारा आंसर है। सिंपल है, जब भी स्वतंत्र घटना बोलेगा तो इसको ऐसे मान लेना, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना। स्वतंत्र घटना में यही होता है, यही इम्पोर्टेंट है। जब भी कोई बोले कि स्वतंत्र घटना है तो यानी ये कंडीशन है। अब उसके बाद अब 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का क है। 3 का क क्या बोला है, देखो यही है क्वेश्चन नंबर 3। ए का दिया है, अभी वाला सवाल है, मैं लिख दे रहा हूँ। ए इक्वल दिया है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। यह ए का मान दिया है और हमसे क्या बोला है, हमसे ये बोला है कि ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश इक्वल आई है। तो हमें अल्फा का मान ज्ञात करना है। क्या है, ए प्लस ए डैश इक्वल आई है, तो हमें अल्फा का मान ज्ञात करना है, यानी ये अल्फा। तो हम सबसे पहले ए हमको पता है, हम ए डैश लिखेंगे। तो ए क्या है, क्या है, कॉस अल्फा है, साइन अल्फा है माइनस साइन अल्फा है, कॉस अल्फा है, प्लस ए डैश। ए डैश का मतलब क्या है, इसका डैश यानी जो कॉस अल्फा है, और ये यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और ये साइन ऊपर चला जाएगा, ये कॉस अल्फा। इसे कैसे लिखते हैं, तो कुछ नहीं, देखो ये है, इसे इस तरह लिख दो। इस वाले फंक्शन को देख लो ऐसे, इस तरह, ये यहीं पर रहेगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। अब ये वाला इस तरह लिख दो, इसे ऊपर लिख दो, ये यहीं पर रहेगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, आई 2x2 का है, तो यहाँ पर 1 0 0 1, ठीक है। अब हम किसी से भी देखो, ये कास अल्फा प्लस कास अल्फा क्या हो जाएगा, हम इसी को बस देख रहे हैं, ठीक। कास अल्फा प्लस कास अल्फा, 2 कास अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा, 1 होगा। कास अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 होगा। और 1/2 कॉस का कितना मान होता है, कॉस 60 यानी π/3 का। यानी अल्फा यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से अल्फा क्या निकलेगा, अल्फा π/3 ही आ रहा है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। बस ये आंसर, या तो आप इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी। हमें बस अल्फा चाहिए, π/3 दिया भी है। अगर यहीं पर होता है यहाँ पर बीटा और यहाँ पर बीटा, तो बोलता बीटा का मान तब यहाँ से निकालते हैं, अल्फा सब में कहीं से निकाल देंगे। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। अब उसके बाद क्या है,
उसके बाद का क्वेश्चन ख 2 नंबर का है सब, ये ठीक है। देखो y बराबर x के पावर x इन्फिनिटी तक है, तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? x dy बाई डी एक्स हो बराबर वाई स्क्वायर अपन 1 माइनस वाई लॉग एक्स, ऐसा हमें सिद्ध करना है। देखो यहीं पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का ख देखो, क बता दिया, ख देखो यही है, यही सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे पहले हम इसको देखेंगे। तो जब भी अगर कुछ भी कंटिन्यू अगर इन्फिनिटी तक है, तो हम कुछ नहीं, ये पूरा फंक्शन को हम y लेट कर लेंगे। क्या? y। तो y बराबर क्या हो जाएगा? x पावर y हो जाएगा। बस इसके बाद हो गया। अब लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स हो जाएगा। नहीं, अभी ऐसे मत लिखो, ऐसे दिक्कत हो जाएगा। क्या है कि इसमें लिखो लॉग लेने पर, लॉग लेने पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, तो हम बिना लॉग लिए इसे सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? लॉग वाई इक्वल क्या हो जाएगा? लॉग एक्स पावर वाई। अब देखो लॉग में जो पावर होती है वो सामने आ जाती है, क्या होता है? तो वाई सामने आ जाएगा लॉग एक्स। ठीक, अब इसका लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन। अब कर देंगे x के सापेक्ष, तो लॉग y का क्या हो जाएगा? 1/y। और जब y का करेंगे तो क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स आ जाएगा इक्वल। अब इसको देखो, एक फंक्शन है 2, तो फर्स्ट और सेकेंड मान लेते हैं। तो फर्स्ट कंटिन्यू कांस्टेंट है, और लॉग एक्स का करेंगे x के सापेक्ष तो 1/x हो जाएगा, और x का करेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस। अब लॉग x को कांस्टेंट मान लो। क्या? लॉग x को कांस्टेंट। तब y का करेंगे तो क्या हो जाएगा? y का करेंगे x के सापेक्ष तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब इसके बाद देखो, इसमें dx है और यहाँ पर dx है, इधर लेकर कॉमन कर लेते हैं। ठीक, तो इधर लाओ, तो ऐसे लिखेंगे 1/y dy बाई डी एक्स। ठीक, इधर लाएंगे तो माइनस लॉग एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा? y/x है। अब यहाँ से देखो dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा? 1/y माइनस लॉग एक्स इक्वल y/x बचेगा। ठीक, अब इसके बाद देखो हम इसे मिटा रहे हैं। देखो ये इतना आ गया। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, ये जो y है और यहाँ पर मान लेते हैं ये 1 है, इसको हल करेंगे। dy/डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा? 1 माइ इक्वल कहाँ है? क्या हो जाएगा? ये देखो हो जाएगा 1 माइनस यह y यहाँ पर चला जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा? y हो जाएगा इक्वल क्या हो जाएगा? y/x। अब देखो क्या है? dy बाई डी एक्स, यह x डिवाइड में इधर आकर गुणा हो जाएगा, और इक्वल ये गुणा में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो y/, क्या हो जाएगा? ये उधर चला जाएगा, तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, यानी ये यहाँ पर y आ जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस वाई लॉग एक्स आ जाएगा। तो अब देखो क्या है? dy बाई डी एक्स इक्वल वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस वाई लॉग एक्स। यही हमें सिद्ध करना था, जो आ गया।
ठीक है। एक ऐसी सवाल आती है इसमें का, उसमें क्या होता है कि ऐसे रूट में लगा देगा साइन एक्स प्लस साइन एक्स, इन्फिनिटी तक लिख देगा। तो कुछ नहीं, ये जहाँ से रिपीट होगा, रिपीट जहाँ से होगा वहाँ वाई मान लो, तो ऐसे लग जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। अब दोनों का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा। अब उसके बाद अब लगा लेंगे, तो जहाँ से रिपीट होगा उसी को वाई मान लेंगे। यहाँ पर वाई है तो वाई मानेंगे, अगर यहीं पर यक्स होता और ये वाई होता तो ये यक्स यहाँ पर मानते हैं। ठीक है, जिसके बराबर हो उसे मानते हैं। अब ये देखो एक क्वेश्चन है ग वाला, रेखा दिया इतना इतना के मध्य कोण ज्ञात करना है, एंगल। कार्टेशियन फॉर्म दिया है, क्या दिया है, x+3 दिया है, अपान दिया है 3, दूसरे का दिया है y-1/5, z+3/4, और दूसरे का दिया है x+1/1 इक्वल y-4/1, z-5/1 -2 दिया है। तो सबसे पहले देखो हम देखते हैं कि जो हमें कार्तीय समीकरण दिया है, क्या यह सही है ना। एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, माइनस भी नहीं होना चाहिए और 1 के सिवा कुछ नहीं। तो +1 है, +1 +1 +1 +1 +1। अब इसके बाद देखते हैं कि बीच में सब में माइनस है कि नहीं, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म जैसा होता है वैसा हमें बनाने के बाद ही उसे हल करना होता है, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। देखो यहाँ पर माइनस नहीं है, इसे माइनस बनाना होगा। तो यहाँ पर माइनस कैसे बनाएंगे, -3 लिख सकते हैं इक्वल, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर ठीक है, इक्वल यहाँ पर भी वही करेंगे, -3 लगा देंगे। हालांकि हमें एंगल ज्ञात करना है तो ऊपर से हमें कोई नहीं इशू रहेगा, लेकिन बता दे रहा हूँ हर सवाल में ऐसे ही करना है, -1। हमेशा x का कोएफिशिएंट +1 होना चाहिए और उसके बाद माइनस में जो भी कुछ भी टर्म लिखा हो, यहाँ से y-4/1 इक्वल z-5/2। तो अब हमें क्या एंगल चाहिए, जब भी हमें एंगल ज्ञात करना होता है कार्तीय समीकरण का, तो हमें उसका डायरेक्शन रेशियो पता होना चाहिए, बस हम निकाल देंगे। तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, इस वाले का डायरेक्शन रेशियो ये है, क्या है, A1 3 है, B1 5 है, C1 क्या है, 4 है। ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो है। और ये अब इसका लिखेंगे, A2 यह क्या है, 1 है, B2 क्या है, 1 है, C2 क्या है, 2 है। अब इनके और इनके बीच का एंगल निकालना होता है, तो cos थीटा बराबर लिखते हैं A1 B1 प्लस नहीं A2 A1 B1 B2 प्लस C1 C2 अपान प्लस इसका होल स्क्वायर होता है A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, दूसरे रूप में होता है B2 का स्क्वायर नहीं A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर प्लस C2 का होल स्क्वायर। यही फार्मूला होता है A2 का है, यहाँ पर B2 का होल स्क्वायर है। तो अब हम बस यही फार्मूला लगाएंगे। तो का A1 A2 क्या है, 3 × 1 है, B1 B2 क्या है, 5 × 1 है, C1 C2 क्या है, 4 × 2 है। अब मैग्नीट्यूड में है, इनका का स्क्वायर जोड़ना है, 3 का 9 प्लस 5 का 25, 4 का 16, और इसमें क्या आ जाएगा, 1 का 1 स्क्वायर हो जाएगा, 1 का 1 स्क्वायर हो जाएगा, +2 का 4 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, 5 3 8, 4 2 जा 8, 8 8 8 क्या हो जाएगा, 2 बार 8 है 16 हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, 16 9 25 और 25 यानी 50। तो इसे लिख तक 5 इतना लिख सकते हैं, और यहाँ से 4 2 6 रूट में 6। अब देखो उससे क्या लिख सकते हैं, ऊपर से मिटा रहा हूँ, ऊपर से देखो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या आ गया, 16/5√2√6। अब इसे देखो क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से 16/5√2√6 को क्या लिख सकते हैं, √2√3 लिख सकते हैं। और यह हो जाएगा 2, 16/5 × 2√3 हो जाएगा, 2 से 1 कट गया 8 बार। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स और क्या है 8/5√3। यही हमारा आंसर है। अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, इसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है 2 नंबर का, लेकिन आता है हमेशा पेपर में। क्या है, ग नंबर। तो क्वेश्चन नंबर घ क्या है, पहले सुनो। कोटि यान के दो व्युत्क्रमणीय अवयव ए और बी के लिए सिद्ध कीजिए कि ए बी का इन्वर्स जो है बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है। क्या सिद्ध करना क्या है, ए बी का जो इन्वर्स होता है वह बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है, और जो कोटि है जो ए और बी है वह व्युत्क्रमणीय अवयव है। तो हम सबसे पहले ऐसे लिखेंगे कि यदि ए और बी क्या है, व्युत्क्रमणीय अवयव है, तो ए बी का इन्वर्स इक्वल आई होगा कि नहीं, हो जाएगा। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, दोनों तरफ ए इन्वर्स से भाग नहीं गुणा कर देंगे, तो क्या यहाँ से हो जाएगा ए इन्वर्स ए बी का इन्वर्स इक्वल ए इन्वर्स आई हो जाएगा। यहाँ पर इन्वर्स है, ठीक आई हो गया। अब देखो यहाँ से क्या लिखेंगे, ए इन्वर्स ए लिख देंगे, साथ में यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ पर ए बी का इन्वर्स हो गया, यहाँ पर ए इन्वर्स आई क्या होगा, ए इन्वर्स ही होगा। यहाँ पर देखो ए इन्वर्स ए क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, बी हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा ए बी ए इन्वर्स इक्वल, यहाँ से क्या हो जाएगा ए इन्वर्स। अब यहाँ से आई बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो गया ए बी बराबर ए इन्वर्स। अब देखो क्या करेंगे, अब इतना होने के बाद यहाँ होने के बाद अब आगे से हम फिर लिखेंगे दोनों तरफ बी इन्वर्स से गुणा, ठीक। अब जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखो बी इन्वर्स हो जाएगा और बी है, और यहाँ से क्या हो जाएगा ए बी का इन्वर्स है, और यहाँ से क्या हो जाएगा बी इन्वर्स और ए इन्वर्स है। यहाँ से देखो बी इन्वर्स बी क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, ए बी का इन्वर्स इक्वल बी इन्वर्स ए इन्वर्स। अब आई का इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स। बस यही हमें प्रूव करना था। कितने बच्चों को मतलब ऐसे नहीं पता है, तो देखो मैं फार्मूला इसका लिख दे रहा हूँ।
अगर कहीं पर ए इनवर्स है और डॉट ई है तो यह हमेशा आई होता है। अगर कहीं पर आई डॉट ई हो तो ये हमेशा ए होता है। अगर यहीं ए डॉट आई हो तब भी ए ही होगा। ठीक, और कैसा फार्मूला लिखूँ? यही तीन यूज हुआ है इसमें, और कोई एक्स्ट्रा तो यूज अभी हुआ नहीं। ये एक प्रकार से फार्मूला होता है, इसे याद रखना चाहिए, इससे क्वेश्चन भी बनता है। पेपर में भी पूछ देता है कि इसका कौन सा फार्मूला सही है, उसमें बी इधर हो जाएगा, इधर ए हो जाएगा, या पूरा का हो जाएगा, मतलब 4 क्वेश्चन बनता है ऑप्शन, इसमें से यही वाला, यही 3 फार्मूला लगाए हैं। और कोई मुझे लग रहा है एक और फार्मूला लगा है ये वाला। अगर ए इनवर्स और आई है तो यह हमेशा ए इनवर्स हो जाता है, या आई ए इनवर्स है तो वह ए इनवर्स हो जाता है। यही फार्मूला लगाए हैं, इसे याद कर लेना, इसी से ये हो जाएगा। फार्मूला याद हो जाएगा तो हर जगह यूज हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखो पहले इसमें दिखाइए कि प्रदत्त फलन एफ एक्स कॉस एक्स पाई से 2 पाई में वर्धमान है। ठीक, 2 नंबर का क्वेश्चन है। मैं पहले क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। हमें दिखाना है क्या, फंक्शन एफ एक्स क्या है, कॉस एक्स, और क्या बोला है, पाई से 2 पाई में वर्धमान दिखाना है। वर्धमान दिखाना है। जब वर्धमान दिखाना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले dy बाई डी एक्स करते हैं या एफ डैश एक्स निकालते हैं, फिर उसके बाद हम 0 के बराबर रख कर देखते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालो, तो कॉस एक्स का क्या होता है, अवकलन माइनस साइन एक्स। ठीक, अब हमें वर्धमान दिखाना है तो हमें ये दिखाना होगा कि जो एफ डैश एक्स है यह 0 से बड़ा है। ठीक, यही हमें दिखाना है। तो हम कैसे दिखाएंगे, यही दिखाना है कि जो, और क्या है, पाई से 2 पाई में। तो सबसे पहले जो माइनस एक्स है, पहले देखो ऐसे मत, पहले क्या, साइन एक्स के मान क्या होता है, -1 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। और देखो यह बात क्या है, पाई से 2 पाई, तो जो पाई से 2 पाई साइन एक्स क्या होता है, माइनस में होता है, क्या होता है, यानी 0 से छोटा होता है। जब हम कोऑर्डिनेट बनाएंगे और यहाँ पाई यहाँ पर होता है और यहाँ पर 2 पाई, तो हम इसमें साइन हमारा क्या होता है, इसमें भी माइनस होता है, इसमें भी माइनस। तो जब भी हम 0 से 2 पाई में अगर साइन निकालें तो वह 0 से छोटा आएगा, माइनस में आएगा। ठीक, जब इतना हो जाएगा, अब हम इसमें क्या करेंगे, यदि हम माइनस यहाँ पर लगाते हैं, माइनस साइन एक्स, तो यह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब भी हम माइनस से गुणा या भाग करते हैं तो ये चेंज हो जाता है। अब देखो माइनस साइन एक्स क्या है, 0 से बड़ा है, बोल दिया कि माइनस साइन एक्स 0 से बड़ा है, यानी जब माइनस साइन एक्स 0 से बड़ा है तो जो फंक्शन एफ डैश एक्स है, यही माइनस साइन एक्स, यह भी 0 से बड़ा है। और जब यह 0 से बड़ा है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन एफ एक्स है वह भी बड़ा होगा, यानी 0 से 2 पाई में हमारा यह वर्धमान है, बड़ा दिखा दिए ना। तो हम लिख देंगे कि जब हमारा माइनस साइन एक्स 0 से बड़ा है तो हमारा फंक्शन एफ डैश एक्स भी 0 से बड़ा होगा, और जब एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है तो हमारा फंक्शन भी 0 2 पाई में वर्धमान होगा। बस इतना, ये 2 नंबर का है। अब इसके बाद देखो क के बाद क्या है, ख वाला क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि जो ए आई जे है वह क्या है, 2i माइनस जे है। ठीक, अब हमें 2 क्रॉस 3
का एक आव्यूह ए ज्ञात करना है। क्या? 2x3 का एक आव्यूह ज्ञात करना है मैट्रिक्स। तो 2x3 का मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? ऐसे लिख लो। 2x3 का क्या हो जाएगा? 2x3 तो 2 यानी A11 A12 A13 A21 A22 A23 यही है 2x3 का मैट्रिक्स ऑफ व्यू। अब देखो क्या करेंगे। अब हमें A11 चाहिए, A12 चाहिए, A13 चाहिए, बस मिल जाएगा, यहीं रख देंगे, आप भी निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर रखेंगे क्या है A11 का मतलब I की जगह भी 1 और J की जगह यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 यानी 2 - 1 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। A12 तो देखो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 पर यहाँ पर J की जगह भी 2 रखना है। 2 में 2 गया 0। A13 यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा और J का जगह 3 रखेंगे तो 1 - 3 क्या हो जाएगा? नहीं, यहाँ पर 2 - 3 क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पर देखो A21 तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा और J की जगह क्या है? 1 है तो 4 में 1 गया 3 हो जाएगा। A22 अब यहाँ पर क्या रखेंगे? ये 2 यहाँ पर रखेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 घट कर 2 आ जाएगा। A23 अब यहाँ पर ये 2 धरेंगे तो 4 हो जाएगा माइनस J की जगह 3 तो 4 - 3 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बस अब यही जो मान है इसमें रख दो, हमारे मैट्रिक्स तैयार है। 2x3 का मैट्रिक्स तैयार है। क्या है? A11 का 1, इसका 0, इसका -1, इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है। बस यही हमारी मैट्रिक्स है। क्या? 2x3 का हमें एक मैट्रिक्स ज्ञात करना था 2x2 का, जो ज्ञात हो गया, जो इस पर आधारित है। इसके बाद का क्वेश्चन देखो। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन है ग का। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं सदिश A और B द्वारा निरूपित हैं। तो जब भी पहले हम इसका सदिश लिख देते हैं। जो दिया है A क्या दिया है? 3i + 2j + 2k और B क्या दिया है? B हमें क्या दिया है? I + 2j - 2k का। तो हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल एरिया। तो हम क्या करेंगे? जब भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बोले तो कुछ नहीं, A×B कर दो। अगर वहीं पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलता तो हम डिवाइड 2 से करते। नहीं बोला है तो हम A×B निकालेंगे। अब A×B निकाल देंगे इसका और इसका, तो हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो A×B कैसे निकाला जाता है? A×B ऐसे निकालते हैं, IJ_K। I का क्या है? कोफिशिएंट 3 है, J का 2 है, K का 2 है, I का 1 है, J का 2 है, K का -2 है। बस इसी से निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? I कैप क्या हो जाएगा? I कैप जब लिखेंगे तो ये I वाला नहीं लिखेंगे, ये छोड़ देंगे। ये 2 2 जा -4, 2 2 जा 4 -4 हो जाएगा। J कैप के लिए ये नहीं लिखेंगे। 2 3 जा -6 -2 2
प्लस के का एफ लिखेंगे, के का एफ में ये नहीं लिखेंगे, 2 2 जा नहीं, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 -2। अब इसे हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -8 आई कैप, यहाँ से 6 2 8 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ से +4 के कैप। ठीक, अब हमारा ए क्रॉस बी ये आ गया, बस इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, एरिया निकल जाएगा। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकल देगा, √8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब जोड़ दो, 4 4 8 हो जाएगा, 6 6 12 और 16 जोड़ दो, 8 6 14, 2 1 3 1 4 1, क्या आ जाएगा, रूट में 1 4 4, यानी इसे क्या लिख सकते हैं, 12। माइनस तो नहीं लिया जाएगा क्योंकि एरिया है वर्ग इकाई। तो आई थिंक ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोग को मिलेगा तो तुरंत कर देंगे। अगर यहीं पर देखो क्या है, अगर यहीं पर बोलता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो बाई 2 करते तो यहाँ पर 6 आ जाता, त्रिभुज का करते तो 6 आ जाता, और उसके बाद चतुर्भुज का निकालना होता है तो नहीं, बस ए क्रॉस बी करते हैं। अब देखते हैं, अब इसके बाद क्या है, अभी देखो ये वाला क्वेश्चन एक है, एक घन का आयतन 9 सेमी क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेमी है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो इसको हम लगाएंगे, देखो अब ये क्वेश्चन लगा रहे हैं घन नंबर का 2 नंबर का है, तो दिया है एक घन का आयतन, घन का आयतन क्या दिया है, dV/dt 9 सेमी क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेमी है, कोर की लंबाई दे दिया है 10 सेमी, तो इसके पृष्ठ किस दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ बोला है तो पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल, मान लो यस है, क्या है यस, तो हमसे पूछ क्या रहा है, किस दर से बढ़ रहा होगा, यानी ds/dt, यही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ds/dt हमसे पूछ रहा है, और घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल मान लो यस है, तो यस बराबर क्या हो जाएगा, 6a² होता है। अब इसका t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, क्या, t के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ds/dt हो जाएगा, और यहाँ से 6a² का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a, a का करेंगे तो dA/dt आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 12a dA/dt, और हमें बोला है कि जो घन की कोर है वह 12 सेमी है, यानी a बराबर नहीं 10 सेमी, a बराबर 10 सेमी हमें बोला है। ठीक, अब हमें dA/dt चाहिए, उसके बाद हमें ds/dt मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि जब दर बोलता है तो t के सापेक्ष होता है। तो अब हमें dA/dt कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा, क्या, यहाँ से, घन का आयतन क्या होता है, AQ होता है। अब इसका t के सापेक्ष कर दो अवकलन, जैसे ही होगा तो क्या हो जाएगा, dV/dt हो जाएगा, AQ का क्या हो जाएगा, पावर आगे आके कम हो जाएगी, फिर a का करेंगे तो dA/dt। अब इसका मान हमें यहाँ पर दे दिया है, क्या है, 9 है, और यहाँ से अपान क्या आ जाएगा, 3a² आ जाएगा, क्या आ जाएगा, dA/dt। बस यही वैल्यू यहाँ पर रखते हैं
तो क्या हो जाएगा 12 ए का मान हम निकालने हैं 10 आया है इंटू DA/dt क्या है, ये 3 से काट देंगे तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ पर A² यानी A का मान 10 है यानी 10 गुणे 10। ठीक, तो अब देखो एक 10 से ये 10 कट गया, 12×3 36 हो गया अपान 10 यानी क्या आ जाएगा 3/6 आ गया। क्या आ गया 3.6 आ गया, अपान नहीं 3.6। ये क्या है तो क्या आया है DS/dt, हमें जो चाह रहा था क्या आ गया है 3.6 सेमी स्क्वायर पर सेकेंड। यही हमारा आंसर है। ये सब बस फार्मूला पर रख कर लगती है और इसमें कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं है। इसके बाद आगे के क्वेश्चन, इसके बाद वाले देखो हमने क्या क्या करा दे, 1-1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले क्वेश्चन करा दिए। अब देखो यहाँ से कराना है क्वेश्चन नंबर 5, 5-5 नंबर का है। तो अब इसे हम अगले लेक्चर में करेंगे, फिर उसके बाद एक लेक्चर में 8-8 नंबर का कर देंगे और एक लेक्चर में 5-5 नंबर वाला क्वेश्चन। तो बस कमेंट कर दो ना, कमेंट कर देना क्या मैथ 912, इससे मुझे पता चल जाएगा कि आप यहाँ तक पढ़े हुए हैं। एक कमेंट से मुझे पता चल जाएगा कि आप पढ़ते हैं, मेरा वीडियो देखें यहाँ आखिरी तक। तो कमेंट करना, मैं ज़रूर रिप्लाई में थैंक यू लिखूँगा। थैंक यू ज़रूर लिखूँगा, थैंक्स। तो कोई कमेंट करना ना भूले, जो यहाँ तक आया हो ज़रूर कर देना कमेंट। और क्या, चैनल से जुड़ जाना, जिससे मैं डेली इसका सल्यूशन लाता रहूँगा क्लास 12th का, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आगे चल के बताऊँगा। मतलब ऐसे 8-8 नंबर का क्वेश्चन 15-20 मैं बता दूंगा, जिसमें से 100% के आपके पेपर में आएगा। 5-5 नंबर का भी क्वेश्चन बता दूंगा। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, जैसे 10-12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, तो मैं वैसा भी क्वेश्चन बताऊंगा आगे चल के जब पेपर नज़दीक होगा। तो तब तक चैनल से जुड़ जाना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कौन सा हम सेट कर रहे थे, तो यही है सेट 2 324 IY 2025 का, और सेट 1 जो पहले से हम लगा चुके हैं।